नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। यूपी मांगे उत्तर आप देख रहे हैं। यूपी में अपराध और अपराधियों की जाति को लेकर घमासान जारी है। दरअसल अब अमेठी में एक शिक्षक और उसके परिवार की हत्या पर फिर से सियासी जंग छिड़ गई है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने दलित परिवार की निर्मम हत्या पर योगी सरकार को घेरा है, तो अखिलेश ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल है ऐसे में कि क्या विपक्ष को सिर्फ जाति नजर आती है, और सवाल यह भी है कि जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है तो फिर इतनी हाई तौबा क्यों मच रही है। तमाम मेहमानों से सवाल जवाब करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अमेठी में सामूहिक कत्ल से कोहराम मचा है। परिजन सदमे में हैं। लेकिन अब इस बेरहम हत्याकांड पर सियासत भी कम नहीं हो रही। विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सोशल मीडिया के जरिए निशाना साध रहे हैं। उन्होंने लिखा, कोई है, कहीं है। समाजवादी पार्टी निर्मम हत्याकांड को नरसंहार करार दे रही है। योगी सरकार पर अटैक किया गया। देखिए, अमेठी की घटना ने यह साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, और उस जंगल राज के राजा का नाम है योगी आदित्यनाथ। अमेठी में हत्या नहीं हुई है, नरसंहार हुआ है। उधर अमेठी के सांसद केएल शर्मा भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच गए। उन्होंने पीड़ित परिवार से राहुल गांधी की बात कराई। राहुल गांधी ने परिजनों को इंसाफ का भरोसा दिलाया है। सांसद केएल शर्मा ने भी हत्याकांड के बहाने सरकार पर निशाना साधा। इस राज्य में अगर दलित सुरक्षित नहीं है तो ये सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि ये कहाँ तक बात जा रही है। तो ये चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन को इसका संज्ञान लेना, योगी जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सोशल मीडिया के जरिए दलित एंगल उठाया। उन्होंने लिखा, यूपी के अमेठी जिले में एक दलित परिवार के 4 लोगों की एक साथ की गई निर्मम हत्या की घटना अति दुखद और चिंताजनक है। सरकार दोषियों और वहां के पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए ताकि अपराधी बेखौफ न रहें। अमेठी में हुए हत्याकांड को लेकर सियासी पारा हाई है और इसके बहाने विपक्षी सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो किसी को कानून व्यवस्था में कमी दिखाई दे रही है, किसी को जंगल राज दिखाई दे रहा है, और किसी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में दलित सुरक्षित नहीं है। तो इस जघन्य अपराध के मामले में भी जाति कुचल को लेकर क्या रहे, इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। परिवार का मर्डर विपक्ष क्यों सियासत कर रहा है? अमेठी में मर्डर विपक्ष को क्यों जाति दिख रही है? इसके अलावा सवाल है, आरोपी गिरफ्तार फिर भी सियासी हाहाकार क्यों मचा है? क्योंकि घटना ठीक है, नहीं रोक पाई उत्तर प्रदेश की पुलिस, लेकिन घटना के 24 घंटे के अंदर जो आरोपी है उसे धर दबोचा किया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। तो इन सवालों के इर्द गिर्द आज चर्चा हम करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शरद त्रिवेदी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं। आनंद प्रकाश तिवारी हमारे साथ नेता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं। सुशील पासी प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं। विजय उपाध्याय जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शरद त्रिवेदी जी से मैं शुरुआत करता हूं। शरद जी, इस निर्मम हत्याकांड, जघन्य हत्याकांड, सामूहिक हत्याकांड कह ले तो भी बेहतर है, कैसे डिफेंड करेंगे? कुंदन जी, देखिए, ये आपसी रंजिश का मामला है। ये किसी जाति, वर्ग या कोई संगठित अपराध नहीं है, ना आतंकवाद है, ना दंगा है। ये आपसी रंजिश का मामला है। इसमें अभी जो प्रथम दृष्टया जो खबर आ रही है कि वो प्रेम प्रसंग का मामला था और उसमें ये इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो कोई भी कभी भी इस तरह की घटना घट सकती है। अगर कोई घर में किसी को मारना चाहता है तो इसको नहीं रोका जा सकता है। उसके बाद सरकार क्या करेगी वो तो कानूनी कार्रवाई है। लेकिन जिस तरह उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध को कुचला गया है, आप देखें कि जो आतंकवाद है वो भी एक अपराध होता है। आज पिछले 8 साल में कोई घटना आतंकवाद से दूर दूर तक रिलेटेड उत्तर प्रदेश में नहीं घटी है। दंगे उत्तर प्रदेश में 2 बार कोशिश करी गई थी, जो सरकार ने उसका जवाब दिया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में दंगे बंद हो गए। लेकिन हमारे यहाँ जो पार्टियां जो जातीय
आधार पर बनी है या जिनका जातिगत राजनीति उनका लक्ष्य है, उनके लिए यही एक मुद्दा है कि साहब हर चीज में जाति खो जाए। विजय मिश्रा का इनकाउंटर हुआ, विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ तो ये बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के खिलाफ है। जब कानपुर में 300 करोड़ बरामद हुए व्यापारी से तो बताया गया भारतीय जनता पार्टी बनियों के खिलाफ है। जब 6 आतंकी पकड़े गए हरदोई से तो ये बताया गया भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है। अंकित जाट, आकाश गुजर के ऊपर जब कार्रवाई हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के खिलाफ है। तो इनकी राजनीति सिर्फ जाति और धर्म को लेके है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भारत के जनता से है, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ है। तो हम लोग हर एक का विकास, हर एक को सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और वो दी जा रही है। आनंद प्रकाश जी, इस बार कम से कम समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और जो आपके जो शीर्षस्थ नेता हैं उन्होंने सवाल ही पूछा कोई है, कहां है, इस तरीके से, लेकिन जाति का जिक्र आप लोगों ने नहीं किया, कानून व्यवस्था पर ही सवाल उठाया। तो आप लोगों को भी इस घटना में कोई जाति नहीं दिखाई दे रही है? जाति क्या, देश में कोई भी आदमी मरेगा तो किसी किसी जाति का होगा, किसी किसी समुदाय का होगा, किसी किसी वर्ग का होगा। सच बात तो यह है कि यह सरकार आम आदमी के खिलाफ है, आम आदमी के खिलाफ। गिरफ्तार आपने चले, यह कौन सी और बात है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में 3 लोग गैंगरेप करते हैं, उनको भी पुलिस पकड़ लेती है, तत्काल उनको पकड़वा दिया जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उनको बाइज्जत उनको करके मध्य प्रदेश भेजा जाता है भारतीय जनता पार्टी का प्रचार के लिए। और उसके बाद जो लोग उनकी गिरफ्तारी के लिए आंदोलन करते हैं उन लोगों को और उन आरोपियों को पूरा इलेक्शन खत्म हो गया, मोदी जी का भाषण हो गया, मोदी जी का सभा हो गया, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल किया गया और फिर जेल से तत्काल उनको जमानत दिलाकर सम्मान के साथ ऐसे सारे अपराधी, ऐसे सारे बलात्कारी, ऐसे सारे ये मर्डर का सम्मान करके, माला फूल पहना करके समाज के अंदर ये सम्मान करते हैं। और जो लोग मांग कर रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि नहीं वो कौन लोग हैं, उनका खुलासा कर मदद कर रहे थे, उन सारे लोगों को 330 दिन के बाद उनको निलंबित कर देता है हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उनको निलंबित कराया जाता है। तो जो आदमी मांग करता है, जो आदमी पीड़ित है, नहीं आनंद जी ठीक है, बहुत सारे ऐसे मामले जो आप गिनाते रहते हैं, विपक्ष गिनाते रहता है। इस घटना में आप लोगों को जाति तो नहीं दिख रही ना, या इसमें जाति दिख रही है आप लोगों को भी? अरे भाई, भारत का कोई भी आदमी मरेगा तो किसी किसी जाति का होगा। सवाल यह है कि आदमी मरा है, अध्यापक मरा है, उसके बच्चे मरे हैं, उसकी पत्नी मरी है और नृशंस हत्या की गई है। वहां तो बुलडोजर लेकर क्या तो नारा देते हैं कि हाँ अगर कांड होगा तो अगले चौराहे में बुलडोजर होगा, तो इनका अगला चौराहा कहाँ है, वो बुलडोजर कहाँ है? और ये खाली ये केवल फर्जदायगी है। सच बात यह है कि विशुद्ध रूप से जंगल राज। शरद जी जवाब दीजिए, छोटा जवाब, फिर मैं विजय जी के पास जाऊंगा। शरद जी। कुंदन जी, इनके कार्यकाल में तो हमारे अफसर तक सुरक्षित नहीं थे। नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन को उनके घर में घुस के मारा गया था। इनके कार्यकाल में डीएसपी को गोली मारी गई क्योंकि लोकल विधायक उसको पसंद नहीं करता था। इनके कार्यकाल में तो मुख्यमंत्री के आह्वान दे रहे थे कि बलात्कार जैसी घटनाएं बच्चों से हो जाती कि उनको फांसी चढ़ा देंगे। दूसरे इनके नेता एटा में जाके कह रहे थे कि साहब छोटी मोटी चोरियां आप कर लीजिए, डकैती हमारे लिए छोड़ दीजिए। इन्होंने फूलन देवी के केस को वापस लिया था क्योंकि इनको उनकी जाति के वोट चाहिए थे। इन्होंने दलित समाज के हक में जो इन्होंने बहन जी के ऊपर हमला किया। 93 में पहली इनकी असेंबली की मीटिंग हुई थी, उसमें 28 विधायक असेंबली से अस्पताल पहुंच गए थे। इतनी अच्छी बहस हुई थी, इतने पहलवान आ गए थे वहां पे, ये मार मार के भूसा भर दिया था उन्होंने। 28 विधायक, मैं विधायिका की बात कर रहा हूं, मैं जनता की सड़क पे क्या हुआ या गली में क्या हुआ उसकी बात नहीं कर रहा हूं। इनके कार्यकाल में तो अफसर सुरक्षित नहीं थे। इनके नौनिहाल उत्तर प्रदेश को उन्होंने खरीद रखा था। जब वहां इनके कार्यकाल में मछलियां पाली जा रही थी, तालाब बनाया गया था जेल में मुख्तार अंसारी के लिए ताजी मछलियां बनाने के लिए। इनका कोई अधिकार नहीं बनता है। आनंद जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं जब आनंद साहब, लेकिन शरद त्रिवेदी जी 8 साल पुरानी बातें आपको याद दिला रहे हैं, भूल गए हैं लगता है। शरद त्रिवेदी जी कह रहे हैं बात कीजिए, उसके बाद वही मायावती हमारे साथ मिलकर के सरकार बनाई, हमारे साथ सरकार बनाएंगे और आज की तारीख ये लोग उनका वक्त, तो उस समय क्या हुआ? आज की बात कीजिए, 10 साल, जबकि आप कह रहे हैं कि बिल्कुल राम राज आ गया है,
आपके प्रदेश में आपके कानून 10 साल से जनता ने आपको बाहर रखा है। जनता को जाके आप समझाइए, जनता ने खुद ही आपको बाहर रखा है 10 साल से। अरे जनता ने नहीं रखा है, आपकी साजिश, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आपने तमाम जो तरीके से अवैध तरीके से पैसा इकट्ठा करके आप सब खरीद रहे हैं, आप सब खरीद फरोख्त कर रहे हैं, और इसी इलेक्शन में जनता ने आपको बता दिया था। आप क्या बात करेंगे? 240 इस 240 में भी 70 सीटें आप लोग बेईमानी से कब्जा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, जिस दिन होगा उस दिन जो आप उठाकर किनारे फेंक दिए जाएंगे। अभी चुनाव हो रहा है हरियाणा में, देखिए क्या हो रहा है, अभी कश्मीर में होके क्या रहा है। अब आपको जनता सबक सिखाएगी क्या हो रहा है, कैसे। ठीक है, विजय जी से बात कर लेते हैं। विजय जी, आपको क्या लगता है घटना किसी जाति पर हमला है या फिर शुद्ध रूप से ये एक आपराधिक मामला है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बीच रंजिश थी और उस रंजिश में इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। नहीं, निश्चित तौर पे ये एक ऐसी घटना है जो बहुत दुखद है और सोसाइटी में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं होती हैं। पॉलिटिशियन एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ते हैं कि हमारी सरकार में ये हुआ, आपकी सरकार में ये हुआ। दरअसल समस्या सरकार से ज़्यादा समाज की है। आप अपराध होने के बाद अपराधी को सजा दिलाइए, उनको कोर्ट में पेश करिए, सबूत जुटाइए और फिर उन्हें अप्रोप्रिएट जो सजा होती है वो दिला दीजिए। बहुत ज़रूरी यही होता है। दूसरी बात, हमारे समाज में जिस तरीके के लोगों के चरित्र का पतन हो रहा है और उसकी वजह से अपराध हो रहे हैं, तो ये बहुत दुखद है। इसके ऊपर चिंता करनी चाहिए, क्योंकि देखिए पुलिस हर परिवार के पीछे नहीं खड़ी हो सकती, हर व्यक्ति के पीछे खड़ी नहीं हो सकती है। पुलिस घटना के बाद पहुंच सकती है। देखिए ये हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं था, लेकिन इसके खिलाफ एक FIR थी और 12 सितंबर को इसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लिख दिया था कि मैं 12 लोग जल्दी मरेंगे और मैं दिखाऊंगा। तो उस समय भी जो लोग इसके दोस्त थे, जो इसको जानने वाले थे, जिन्होंने उस व्हाट्सएप स्टेटस को देखा था, तो उन्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। लेकिन हमारे यहाँ कानून ऐसा है कि अगर जो इन्फॉर्म करेगा वो फिर गवाही देने आएगा, फिर वो दुश्मनी बढ़ती है। तो लेकिन इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए था। और FIR में भी ये बात उस शिक्षक की पत्नी ने लिखाया था कि मेरे परिवार को अगर कुछ होता है तो जिम्मेदारी इसकी है। पुलिस ने भी कहीं ना कहीं इसको सर्विलांस पे नहीं रखा, इसकी एक्टिविटी को वॉच नहीं किया, क्योंकि पुलिस पे इतना ज़्यादा लोड है कि वो शायद इतना कर नहीं सकते हैं कि हर FIR में जहां ऐसी आशंका दर्ज कराई जाए वो पीछे उसका ध्यान देते रहे। लेकिन एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। आप जैसे जैसे हमारी आर्थिक प्रगति हो रही है, जैसे जैसे समस्याएं बढ़ रही हैं, नए तरीके के चैलेंज बढ़ रहे हैं, आप देखिए डिजिटल अरेस्ट को लेके किस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही। कभी डॉक्टरों को, कभी अभी आगरा में एक महिला की तो मौत हो गई। तो कई तरीके के नए चैलेंज आ रहे हैं और नए चैलेंज के लिए हमारी पुलिस को और हमारे सिस्टम को एक सेपरेट व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर उस FIR को ध्यान से अगस्त में जब FIR हुई थी उसके बाद उसको फॉलो किया गया होता, इसका नंबर सर्विलांस पे डाला गया होता, तो शायद इस घटना को बचाया जा सकता है। विजय जी, कहा जा रहा है कि वही उसी FIR की वजह से इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्योंकि मृतका और आरोपी के बीच में संबंध था कुछ। ये शुरुआती तौर पर जानकारी मिली, उसी FIR की वजह से तो ये घटना घटी है। निश्चित तौर पर देखिए इस स्थिति में भी तब तो और ज्यादा जरूरी है कि अगर FIR हुआ उसके बाद इसने मारने का अपना मन बना लिया कि नहीं हम इनको मार ही देंगे, और दोनों के बीच में रिश्ते थे, उस तरह की चीजें सामने आ रही हैं और रिश्ते बिगड़े और बिगड़ने के बाद वो जो घृणा में जिस तरीके से बदल गया या दुश्मनी में बदल गया या मौत का तांडव करने का इसने प्लान किया, तो अगर सर्विलांस में होता तो निश्चित तौर पे इस घटना को टाला जा सकता था। मैं समझता हूं कि मैं इसे नहीं कह सकता कि पुलिस पूरी तरीके से लापरवाह है, पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन पुलिस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए कि भाई ऐसे मामलों में जहां पे दुर्घटना हो सकती है। अब जैसे एक बहुत बड़ा सामान्य मामला है, गांव में विवाद होता है जमीनों को लेकर और किसी न किसी दिन उसमें हत्याएं हो जाती हैं। रायबरेली में शुरुआत हुई थी, अगर आपको याद हो 2017 में, फिर देवरिया में एक बड़ी घटना हो गई थी। इस तरह से बहुत सी घटनाएं हुई जहां आपसी दुश्मनी बाद में हत्या तक पहुंच जाती है। तो ऐसे मामलों को सर्विलांस में रखना चाहिए। ठीक है, विजय जी ने शुरुआत में ये कह दिया कि भाई राजनीतिक दल है, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, लेकिन शरद त्रिवेदी जी जल्दी से बता दीजिए कि इस घटना को क्या आपकी पुलिस रोक सकती थी या फिर आप लोग संगठित अपराध के पीछे पड़े हुए हैं और ऐसी घटनाओं पर पुलिस का फोकस थोड़ा कम है? अगर ज्यादा फोकस होती, विजय जी कह रहे हैं कि तो शायद इस घटना को रोका जा सकता था।
कुंदन जी देखिए, बहुत दुखद घटना है। कोई भी किसी भी तरह का अपराध, किसी भी तरह की इस तरह की घटना जो है वो निंदनीय है। लेकिन समस्या ये है कि अगर हर एफआईआर को शक की निगाह से देखा जाए कि साहब हर एफआईआर का मतलब कि इसमें कत्ल होना ही होना है, या हर कंप्लेंट जो पुलिस में दी जाती है या कोई फोन पे या आजकल तो व्हाट्सएप और फेसबुक से भी एफआईआर लिखाया जा रहा है, अगर हर घटना को यही देखा जाएगा तो हमें लग रहा है पुलिस का तंत्र जो है वो बिल्कुल बैठ जाएगा। यहाँ पे इशू ये है कि साहब कोई भी इंफॉर्मेशन आती है उसको डेवलप किया जाता है। वरिष्ठ हमारे पत्रकारों उपाध्याय जी हैं, आपका नाम है एक इस फील्ड में, तो इस तरह की घटनाओं में इन्वेस्टिगेशन जो है वो डायरेक्शन दिया जाता है, प्रोफाइलिंग की जाती है कि क्या वो जिस इंसान के खिलाफ ये है क्या वो इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है, नहीं दे सकता है। अगर इस तरह उसका कोई पुराना अपराधी है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। हिस्ट्री शीटर्स रखे जाते हैं, बीसी की लिस्ट रखी जाती है, उनको तुरंत हिरासत में लिया जाता है, उनसे इंक्वायरी करी जाती है। लेकिन हर अपराध या हर घटना को अगर हम ये सोचें कि साहब हर घटना या हर एफआईआर या हर कंप्लेंट पे जो है वो कत्ल ही होने वाला है, तो कोई भी तंत्र इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। कुछ चूक होती है कभी, इस तरह की घटना जो है आप ये नहीं सोच सकते हैं कि नहीं साहब अगर उसने कहा है कि फलाना आदमी मुझे मारना चाहता है, आजकल लोग जो है कहते हैं नहीं मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तो इस तरह की बातों को हम तुरंत ये नहीं मान सकते हैं कि साहब ये अपराध पे ही जाके खत्म होगा। ठीक है, जंगल राज आप लोगों ने कहा आनंद प्रकाश जी, तो कैसे ये साबित करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, जबकि सरकार कहती है कानून व्यवस्था बेहतर है और अपराधियों को हमने देखा है अगर यहां छेड़खानी करता है तो अगले चौराहे पर उसका अंजाम वो भुगतता है। इस मामले में भी 24 घंटे के अंदर आरोपी पकड़ा गया है, तो आप लोग कैसे कह रहे हैं कि जंगल राज है? सर कहने की बात अलग होती है, सामने सामने दिखाई पड़ता है। जितने अपराधी हैं उन अपराधियों को संरक्षण देती है यह सरकार। अगर पुलिस प्रशासन को ही अगर इस विभाग को मुक्त हस्त से छोड़ दिया जाए कि नहीं अपराध का खात्मा करना है तो खत्म हो जाएगा। शासन प्रशासन भय से चलता है। इनके राज्य में अपराधी भय मुक्त हो गए हैं। अपराधी को कोई डर नहीं रह गया। वो जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का पट्टा अगर हम मोड़ लेंगे और उनकी पार्टी की आनंद जी भय कैसे पैदा हो? आनंद जी ये बताइए भय कैसे पैदा हो? 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं, 200 से ज्यादा आरोपी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, कैसे भय पैदा समाजवादी पार्टी करना चाहती है? भय एनकाउंटर से होता है। इन्होंने जितने एनकाउंटर किए हैं सब के सब राजनीतिक विद्वेष से किए हैं, अपने विरोधियों का दमन करने के लिए। अपराध के ऊपर इनका कोई नियंत्रण नहीं है, अपराध के ऊपर इनका कोई बदल नहीं है। अपराधी लोग इनके शरण में जाते हैं, ये उसको संरक्षण देते हैं। उसका सीधा उदाहरण काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वो 3 नेता हैं इनके, या भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जितने भी नेता हैं, ये गोरक्षा के नाम पर और ये धार्मिक उन्माद के नाम पे आप जिनको उठा कर देखिए, आप देखिए शरद जी एक बार फिर से आपकी पुलिस का एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। जमानत सजा इनको होती है, उनको ला करके बाहर। शरद जी जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए कुंदन जी, हर इनकाउंटर पे मैजिस्ट्रेटियल जांच होती है। कोई भी इनकाउंटर होगा उस पे और उसमें अगर कोई मारा जाता है तो उसके ऊपर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है। अभी तक किसी भी इंक्वायरी में पुलिस को नहीं दोषी पाया गया है। और जो हमारे तिवारी, मेरे बड़े भाई तिवारी जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि भय से चलता है, क्योंकि इनके कार्यकाल में जो है भय से चलता था प्रशासन। जहां मुख्यमंत्री जो है वो खुद आईजी को धमकाते थे। आईजी लखनऊ के रेंज को किस तरह धमकाया गया उसका वीडियो आपने देखा होगा। तो ये इनके कार्यकाल में भय से ही चलता था। अपराधियों का भय था, संगठित अपराध का भय था, आतंकियों का भय था, हर आदमी भयभीत था। पुलिस प्रशासन की यह हालत थी कि वो नेता से कांपता था और जनता पुलिस से कांपती थी। आज सिर्फ अगर डर है तो सिर्फ कानून का डर है, और वो दिख रहा है उत्तर प्रदेश में जिस तरह अपराध को कुचला गया है, संगठित अपराध को कुचला गया है, आतंकवाद खत्म कर दिया गया है, दंगे खत्म कर दिए गए हैं। जितने बड़े बड़े अपराधी थे या तो वो जेल में है या जन्नत में है, और इनको नहीं आगे भी बख्शा जाएगा, मैं आपको इसकी गारंटी दे रहा हूं। इसी वजह से पिछले 10 साल में जब जब ये चुनाव में गए हैं इनको जनता ने बाहर रखा है, और पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक मुख्यमंत्री को पूर्ण बहुमत से दोबारा जनता लेके आई है। इनका जिस वजह से ये बाहर है वो
बात पे ही अंकुश लगाने से इनके अभी नौनिहाल है उत्तर प्रदेश में उन्होंने और छापने की फैक्ट्री लगा दी है, क्योंकि पैसे की इतनी कमी हो गई समाजवादी पार्टी के पास को। ठीक है विजय जी से मैं एक और सवाल लेना चाहता हूं। मैं आनंद जी और शरद जी में आता हूं। विजय जी, कुछ राजनीतिक दल जो हैं वो किसी शुद्ध तौर पर क्राइम की घटना को, दो व्यक्तियों के बीच रंजिश की घटना को राजनीति उस पर करते हैं और उसमें राजनीति में भी जाति जोड़ देते हैं। कांग्रेस ने किया और बसपा ने किया। बसपा तो चलिए अब शुद्ध तौर पर दलितों की पार्टी बनकर के अपने आप को पेश कर रही है। आखिर इन राजनीतिक दलों की मजबूरी क्या है? देखिए, राजनीतिक दल को तो राजनीति करना है। आखिर हत्यारे जो आरोपी है उसकी भी तो जात बतानी चाहिए। अगर आप मृतकों की जात बता रहे हैं तो आरोपी की भी जात बतानी चाहिए। दरअसल ये जाति का सवाल ही नहीं है, ये सवाल है समाज में जो पतन हो रहा है, चारित्रिक पतन हो रहा है। जिस तरीके से हमारे यूथ में एक उग्रता आ रही है सोशल मीडिया पे लगातार बने रहने की वजह से या दूसरे और तमाम कारण हैं, उन सारे पहलुओं को भी देखा जाना चाहिए। हमारी स्कूल में इस तरह की शिक्षा बेहतर हो, सबसे ज़्यादा रोल इसमें माता पिता का है। और हमारा जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम है ये पॉजिटिव चीज़ों को कभी आगे नहीं बढ़ाता, ना पॉजिटिव चीज़ों को लेकर कोई काम करता है, ना कोई अभियान चलाता है। चाहे नशाखोरी का मामला हो, चाहे क्राइम का मामला हो, चाहे महिलाओं के सम्मान का मामला हो, किसी मुद्दे पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी कोई अभियान नहीं चलाया है। लेकिन जरूरत इस बात की है क्योंकि ये चैलेंज देखिए, कल्याण सिंह की सरकार 91 में बनी थी, उसमें भी भय मुक्त उत्तर प्रदेश का नारा था। फिर मुलायम सिंह की बनी, उस समय भी हत्याएं हुई और तमाम अपराध हुए और ये सिलसिला चला आ रहा है और हर सरकार इस चैलेंज को झेलती है और अपना कार्यकाल पूरा करती है। ये बात सही है कि योगी सरकार में सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ हुई हैं। जितने लोग लंगड़ा बन गए हैं, जिनके पैरों में गोली लगी है, वो अपने आप में एक हिस्ट्री है। इसके बावजूद समाज में अगर यूथ नहीं सुधर रहा है और लगातार इस तरह की घटनाएं कर रहा है तो समझना पड़ेगा कि आखिर समस्या की जड़ कहाँ है। तो जड़ की बात तो पॉलिटिकल लोग करते नहीं है, वो जड़ की तरफ जाना भी नहीं चाहते क्योंकि अच्छा काम करने से वोट नहीं मिलता है। वो जो सस्ती राजनीति है, लोकप्रिय राजनीति, जिनको लगता है वो कार्ड पहले खेल देते हैं। और इस मामले में भी यही हो रहा है। ये कोई इसलिए ये मर्डर नहीं हुआ कि वो दलित परिवार था, ना कोई टीजिंग का, ना कोई ऐसा मामला था जिसमें दलित को लेके उसके दिमाग में कोई फितूर था कि नहीं दलितों को हमें बर्दाश्त नहीं करना है। कोई ऐसा मामला नहीं था। लेकिन अब ये पॉलिटिकल लोगों ने इसको इसलिए किया है कि नहीं भाई देखिए दलित असुरक्षित है और वो मारा जा रहा है ताकि वोट उनके पास आ सके, जबकि चीजें आईने की तरह साफ हैं। इसमें जो फैक्ट आए हैं सामने वो सारे फैक्ट ये बता रहे हैं कि उस परिवार के साथ उस लड़के का पहले से रिलेशन था, बच्चों को उसने जाके चॉकलेट गिफ्ट किया, पैसे गिफ्ट किए, उसके बाद गोली मारी है। वो परिवार से परिचित था, आता जाता था और कई ऐसी क्लिपिंग्स भी आ गई हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि पहले से उसके रिश्ते थे। तो ये मामला कास्ट का है ही नहीं। देखिए, कास्ट के वो मामले होते हैं जहां जात की वजह से किसी को सताया जा रहा हो, वो किसी भी जात का व्यक्ति हो, अगर उसको जात की वजह से सताया जा रहा है तो वहां पे ये मुद्दा बनता है। लेकिन सभी मामले को जोड़ देने से, एक जनरलाइज करने से मुझे नहीं लगता कि ये एक कोई सही रास्ता है। आनंद प्रकाश जी, इस घटना को अगर आपकी पुलिस होती तो कैसे रोकती? क्या कोई तरीका है इस घटना को रोकने का? देखिए सच बात तो यह है कि यह पूरा का पूरा इस सरकार की नीति और कार्य पद्धति का मामला है। समाज में इतनी कुंठा व्याप्त हो गई है बेरोजगारी के चलते और तमाम दमन शोषण उत्पीड़न के चलते इतनी कुंठा है कि हर नौजवान कुंठित है और ऐसे अपराध कुंठा में, हताशा में होंगे, आप उनको नहीं रोक सकते हैं। उसके लिए यह है कि आप नौजवानों को रोजगार मुहैया कराइए, आप सबको खुशहाल कीजिए। ये सारे अपराध नौकरी और रोजगार और बेरोजगारी का मामला नहीं। विजय जी की बात आपने सुनी नहीं लगता है। वो अपने 2 बार मैंने सवाल किया, शुरुआत उन्होंने चारित्रिक पतन से किया। इस पूरे घटना के पीछे वो वजह है। आनंद जी नहीं, चारित्रिक पतन कहां से होता है? जब आदमी कुंठित रहेगा, हताशा में रहेगा तो इस तरीके की हरकत तो करेगा और उसको मालूम है कि हम कोई भी अपराध करने के लिए, इसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है, छिनैती हो सकता है, इसके पीछे डकैती हो सकता है, इसके पीछे कुछ भी हो सकता है। तो उसके पीछे केवल कारण है कि वो जानता है कि हम अगर कोई ऐसा अपराध कर भी देंगे तो हम बच जाएंगे, हमारे ऊपर कुछ भी होगा, किसी
भाजपा के नेता को हम ठीक है आनंद जी, मैं लौट रहा हूं इन्हीं सब के बीच। आप सरकार को घेर रहे हैं और सरकार में जो बैठे लोग हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को घेर रहे हैं। एक बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई हम आपको बता देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। अखिलेश को बताया माफियाओं का सरगना, नकल माफिया भू माफिया के सरदार हैं अखिलेश यादव, अपराधियों पर कार्रवाई होकर रहेगी, ये उन्होंने कहा है। नकल माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे भर्ती माफिया हो, अनेक प्रकार के माफियाओं का गैंग है और उस गैंग के सरदार श्री अखिलेश यादव जी। अयोध्या जनपद के अंदर घटना हो, चाहे प्रदेश के किसी 75 जिले में कहीं पर भी कोई घटना होगी, अगर कोई अपराध करेगा तो श्री अखिलेश यादव जी सुन लो कान खोल करके, आप उसको बचा नहीं पाओगे। उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कठोर कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। शरद जी, अब सरकार में रहते हुए आप अखिलेश यादव को घेर रहे हैं। आप लोग जल्दी से छोटा जवाब शरद जी। लखीमपुर में इनके केंद्रीय गृह मंत्री का लड़का 4 किसानों का शरद जी को सुन लेते हैं, थोड़ा वक्त कम है। आनंद जी, मैं तिवारी जी से पूरी तरह सहमत हूं, मेरे बड़े भाई, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। वो कह रहे हैं कि साहब बेरोजगारी की वजह से अपराध होता है, तो हम लोगों को बहुत होशियार रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल से 2 बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, जिसको कहा गया था उत्तर प्रदेश को लड़के पसंद हैं। तो ये कोई दोनों अपराध न कर ले, इसके लिए हमको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वो हमें बहुत खतरा है उनसे, क्योंकि वो तो 2 बेरोजगार उत्तर प्रदेश में अगर घूम रहे तो बेरोजगारी तो है उत्तर प्रदेश में। तो ये जो कहानियां गढ़ रहे हैं कि साफ अपराध। चलिए मैं रोक रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। विजय जी हमारे साथ जुड़े थे। आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए आपका। तो